Hello everyone, welcome back to IS Cafe. My name is Bhuvnesh and we are continuing our Indian economy lecture series. And in previous lecture, we have covered basics of economics, in which we have covered law of supply, law of demand, market equilibrium, GDP, national income, then inflation, fundamental of inflation. Now, today in this lecture, we are going to cover these topics. First is headline and core inflation that we already discussed about these two terms. Now we will differentiate between these two terms. Second is type of CPI, component of CPI and WPI, inflation targeting in India, आरबीआई कैसे इसको इन्फ्लेशन को टारगेट करता है इसको हम देखेंगे. इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एनी इकोनॉमी, देन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कंट्रोल, then few terms like deflection, disinflection, stewflation, reflection, then inflation tax, stagflation. These terms we are going to cover. The now after that we will cover Phillips curve and GDP deflator. So today's lecture going to be a little bit uh, large. So first we will cover headline and core inflation. What is headline and what is core inflation? तो देखो, हेडलाइन इन्फ्लेशन हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में हम सारे पैरामीटर्स को लेते हैं. जो हम बास्केट ऑफ कमोडिटी ले रहे हैं, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगर हम बास्केट ऑफ कमोडिटी लेते हैं जिसके अंदर 697 गुड्स है, अगर हम सबको कंसिडर करते हैं तो वो हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है. ठीक है, उसमें सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे. किस तरह से किसी कंट्री के अंदर महंगाई भाग रही है या इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसमें हमने जो मेजर सारे गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी एक एक यूनिट ली, टोटल 697 कमोडिटीज ली. उनकी प्राइस किस तरह से ओवर द पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड में कितना उसमें प्राइस राइज हो रहा है, जनरल प्राइस राइज हो रहा है, तो वो हेडलाइन इन्फ्लेशन आता है. कोर इन्फ्लेशन में हम क्या करते हैं, कुछ वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं. जो ये 697 है उसमें से कुछ मान लीजिए कुछ 90 वोलेटाइल कंपोनेंट है जिनकी प्राइस सडन फ्लक्चुएट होती है, लाइक फूड आइटम. जैसे आप देखेंगे लास्ट 2-3 साल में जो अनियन प्राइस है वो सडन राइज करती है, या टोमेटो प्राइस है सडन राइज करती है और सडन फॉल करती है. तो ये जो वोलेटाइल होता है, कुछ कमोडिटी वोलेटाइल होती है जिसकी प्राइस सडन फ्लक्चुएट करती है, ऐसे वोलेटाइल कंपोनेंट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं अगर 697 में से. तो रिमेनिंग जो हमारे पास 607 कमोडिटीज है उनका हम जनरल प्राइस राइज देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड टाइम के अंदर. तो उसमें जो हमें इन्फ्लेशन मिलता है, ठीक है, वही इन्फ्लेशन हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है. ठीक है, इसमें हम वोलेटाइल जो कंपोनेंट्स है उनको हटा देते हैं. जैसे फूड आइटम्स हुए, फ्यूल प्राइस हुई, ठीक है, इनको हम हटा देते हैं. तो डेफिनेशन यही है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें हम ओवरऑल चेंज देखते हैं. जितनी भी कमोडिटीज हमने ली उसमें हम ओवरऑल चेंजेस देखते हैं, कैसे प्राइस चेंज हो रहा है. और सेकंड है जिसमें हम एक्सक्लूड करते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट्स को. जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है किसी भी इकोनॉमी में उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिशन. कंपोजिशन क्या होती है कि इस पे गुड्स एंड सर्विसेज की बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है. जो मैंने बताया 697 कमोडिटी लिया हमने, तो उनमें सारी आएगी, गुड्स भी होंगे सर्विसेज भी होंगे. ऐसे ही इसमें जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, लेकिन इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट्स है उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं. जैसे फूड आइटम्स हुए, एनर्जी आइटम्स हुए, फ्यूल प्राइस हुई, ठीक है, इन सबको हम एक्सक्लूड कर दें, इनको हटा देते हैं. बाकी सारी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं. वॉलेटिलिटी की बात करते हैं क्योंकि ये मेन जो फैक्टर है इस दोनों में डिफरेंस में, वो वोलेटाइल कंपोनेंट ही है. ये वोलेटाइल कंपोनेंट है, यही एक मेन चेंज है. तो इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट सबको इंक्लूड करते हैं और कोर इन्फ्लेशन में उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं. इम्पैक्ट ऑफ शॉक्स, अगर हम शॉक्स देखते हैं तो देखो शॉक्स का जो सडन शॉक आते हैं, तो कुछ आइटम है उनमें सडन प्राइस राइज होता है. जैसे मान लीजिए कोई हम रशिया यूक्रेन की बात करते हैं. अगर रशिया एंड यूक्रेन की वॉर की बात करते हैं तो ये रशिया यूक्रेन के टाइम से फूड आइटम्स है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो बास्केट ऑफ वीट बोलते हैं हम, बास्केट ऑफ ब्रेड, ब्रेड बास्केट होता है क्योंकि वहाँ वीट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है. तो जो वीट कल्टीवेशन यूक्रेन में होता है वो जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनमें वो एक्सपोर्ट किया जाता है. अफ्रीकन कंट्रीज जो पुअर है
और उनको फूड सिक्योरिटी के लिए मेन कंसर्न होता है, तो वो यूक्रेन से फूड आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में जब रशिया यूक्रेन में हमने देखा कि जो राइस का या व्हीट का जो एक्सपोर्ट था वो लगभग बंद हो गया था। बाद में इन्होंने जो ब्लैक सी ट्रीटी की थी, ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर एक्सपोर्ट को वापस स्टार्ट कर दिया था, दोनों भी म्यूचुअल कंसर्न थे। लेकिन जब एक्सपोर्ट वहां से बंद हो गया था, तो फूड आइटम्स की ओवरऑल शॉर्टेज पड़ गई थी। इस वजह से वहां पे फूड इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। फूड इन्फ्लेशन की वजह से, कि फूड इज अ मेजर आइटम इन द ओवरऑल इन्फ्लेशन इंडेक्स, सो ओवरऑल जो इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो उस कंट्री का बढ़ने लग गया था। तो इसको कंट्रोल में लाने के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने इंडिया की तरफ से इंपोर्ट स्टार्ट किया। पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्टेन टाइम के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया था, वीट के एक्सपोर्ट्स को। क्योंकि इंडिया की जो इंटरनल फूड सिक्योरिटी है वो इंडियन गवर्नमेंट का प्राइम कंसर्न रहता है, उसके बाद एक्सपोर्ट्स आते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे जब भी शॉक्स आते हैं, तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उनमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है, शॉर्ट टर्म्स होते हैं ये, तो उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है। जबकि जो अपन सीपीआई में देते हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशन है, उसको काफी मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब काफी इसको चेंज कर देते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्स को, हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडेक्स से वो। अगर आई मीन वोलेटाइल कंपोनेंट को हटा देंगे, तो हमारे पास जो इन्फ्लेशन आएगा वो मोर लेस स्टेबल होगा, वो शॉक्स को अब्जॉर्व कर लेगा। now नेक्स्ट चीज, कौन कौन से आइटम्स होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमने हेडलाइन इन्फ्लेशन हम सारे आइटम्स लेते हैं, एक्सक्लूडिंग सारे आइटम लेते हैं, जिसमें इंक्लूड करते हैं फूड आइटम, एनर्जी, हाउसिंग, जो भी है वोलेटाइल उनको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। जबकि इसके अंदर जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें हम इनको सबको एक्सक्लूड कर देते हैं। पॉलिसी कंसिडरेशन में अभी जो हम फॉलो करते हैं, हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को लेते हैं, ये हमारा रिटेल इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इसको हम रिटेल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। नेक्स्ट हम आगे इसी लेक्चर में देखेंगे कि आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल में करता है। तो उस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो मेजर लेता है, वो इस इंडिकेटर को देखते हुए आरबीआई मेजर लेता है। उसमें सारे कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आपका वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी आ जाएंगे। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि बेटर जो वे है वो होना ये चाहिए कि कोर इन्फ्लेशन होना चाहिए, क्योंकि वो मार्केट की जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है उसको एक्सक्लूड कर देता है। तो मोरलेस जो पॉलिसी का फ्लक्चुएशन हो रहा है वो स्टेबल हो जाता है। ऐसा नहीं कि आरबीआई को सडन इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ रही है, फिर सडन इंटरेस्ट रेट कम करनी पड़ रही है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी पे आता है। क्योंकि जो आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, तो लोन्स कॉस्टली हो जाएंगे, और जो बिजनेस मैन है या बिजनेस कंपनीज है वो उस लोन को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। इस वजह से अपने जो फ्यूचर एक्सपेंशन है उनको डिले करती जाएगी। इससे जो इकोनॉमी में ग्रोथ आनी थी, वो ग्रोथ एक टाइम के लिए या तो होल्ड पे आ जाएगी, या वो ग्रोथ आएगी ही नहीं। तो इसलिए हम देखते हैं कि अगर इस इंडेक्स को लेते हैं, कोर इंडेक्स को लेते हैं, तो जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है उसको हम एक्सक्लूड करने की वजह से जो मोर लेस स्टेबल हमें इन्फ्लेशन मिलता है, एक जनरल राइज मिलता है, जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत कम रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आरबीआई इजीली अपनी पॉलिसी डिजाइन कर सकता है। बट अभी हम इंडिया में जो फॉलो कर रहे हैं वो हेडलाइन इन्फ्लेशन को कर रहे हैं, उसी को रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेंड को देखते हैं किस तरह से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक है अपनी पॉलिसी डिसाइड करता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों में एक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हेडलाइन क्या होता है, कोर क्या होता है। हेडलाइन हम सारे जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है उनको इंक्लूड करते हैं, जिसमें 697 कमोडिटीज है, उनको सबकी एक एक यूनिट को इंक्लूड करते हैं। सबकी हम प्राइस प्राइस देखते हैं कि ओवर द पीरियड कितना हुआ है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में लास्ट क्वार्टर की कंपेरिजन कितना हुआ है। सेकंड में कोर इन्फ्लेशन में हम केवल जो वोलेटाइल कंपोनेंट है उनको हटा के देखते हैं। अगर वोलेटाइल कंपोनेंट सपोज 90 है, अगर 90 वोलेटाइल कंपोनेंट को हम हटा देते हैं, तो जो रिमेनिंग 697 कमोडिटीज है या सर्विसेज है, उनमें जनरल प्राइस राइज कितना हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम कोर इन्फ्लेशन में देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। सीपीआई जो हम ये देख रहे हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, इन दोनों में कंपोनेंट्स क्या है। तो वन बाय वन हम इसको दोनों को देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं सीपीआई के अंदर, क्योंकि सीपीआई में, इंडिया में सीपीआई को ही हम हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें पॉलिसी डिजाइन होती है। डब्ल्यूपीआई के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसी डिजाइन नहीं करते। डब्ल्यूपीआई केवल हमें होलसेल मार्केट में एक लाइक इंडिकेशन देता है कि प्राइस राइज किस तरह से हो रहा है, फ्यूचर में रिटेल में आ सकता है। तो उसको स्टडी करने के लिए हम डब्ल्यूपीआई को स्टडी करते हैं। बाकी
होता है ये सीपीआई ही हमारे लिए मेन है। सीपीआई को जो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, वो एनएसओ इसको रिलीज करता है, ठीक है। और डब्ल्यूपीआई को जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इकोनॉमिक एडवाइजर, वो रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर। जो डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट ऑफ जो प्रमोशन एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, डीपीआईआईटी, उसके अंदर इकोनॉमिक एडवाइजर वो इसको रिलीज करते हैं, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। अब हम कंपोनेंट्स को देखते हैं, दोनों में कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सीपीआई में देखो 6 कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम इनको वन बाय वन देखेंगे 6 कंपोनेंट्स होते हैं। पहले ये जो फूड एंड बेवरेजेस था एंड टैबेको, ये एक ही इंडेक्स में लेते थे, बाद में इसको सेपरेट कर दिया गया दोनों को, क्योंकि जो टैबेको और जो इनटॉक्सिक जो मटेरियल है वो हार्मफुल होते हैं, तो उसको हमसे अलग से स्टडी करना चाहिए कि वो किस तरह से मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, ठीक है, किस तरह से उसमें प्राइस राइज हो रहा है। प्राइस राइज हो रहा है मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है, ठीक है? तो उसको स्टडी करने के लिए हम इसको हमने सेपरेट कर लिया। इसको सेपरेटली हम स्टडी करते हैं, उसमें जनरल प्राइस राइज जो होता है उसका वेटेज हमने दिया 2.38, ठीक है। इसमें जो आइटम्स आते हैं वो टेबेको आता है और इंटॉक्सिकेट मटेरियल आता है, एल्कोहल है, वो सब आते हैं इसमें। और उससे ऊपर जो फर्स्ट है वो फूड एंड बेवरेजेज है। जो फूड एंड बेवरेजेज है उसका वेटेज है 45.86। अब देखिए इसके अंदर जो हाईएस्ट वेटेज है वो फूड एंड बेवरेजेज का है। तो फूड आइटम्स का वेटेज हाईएस्ट है सीपीआई में। तो जैसे ही हमारे देखो फूड आइटम्स की प्राइस बढ़ेगी, अनियन की प्राइस बढ़ेगी, टोमेटो की प्राइस बढ़ेगी, व्हीट की प्राइस बढ़ती है, राइस की प्राइस बढ़ती है, वेजिटेबल की प्राइस बढ़ती है, तो सडन हमारा इसमें देखेंगे हम सीपीआई में हमें उसका इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अगर इसी को हम देखते हैं डब्ल्यूपीआई में, तो डब्ल्यूपीआई में जो फूड आइटम्स आते हैं वो प्राइमरी आर्टिकल्स में आता है और उनका वेटेज केवल 22% है। तो हम देखेंगे कि अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में, तो हम देखेंगे अगर फूड प्राइस सडन इंक्रीज होती है तो उसका इम्पैक्ट हमें सीपीआई पे ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू डब्ल्यूपीआई। जो डब्ल्यूपीआई में उसका वेटेज ही 22% है, मतलब लेस देन हाफ परसेंट है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो हाईएस्ट वेटेज है। तो इसके ये एक तरह से हमें ये भी इंडिकेट करता है कि हमारा प्राइमरी फोकस है वो फूड आइटम्स है, क्योंकि हमारा फूड सिक्योरिटी इज हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि हर जो इंडियन सिटीजन है उसको फूड मिले। तो इसलिए हमने नेशनल फूड एक्ट भी हमने लाइक 2013 में पास किया। तो उसी हिसाब से हम इसमें देखते हैं तो हमारे फूड आर्टिकल्स का जो वेटेज है हमने हाईएस्ट दिया है, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। फूड आइटम से भी अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग तुरंत हम अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई करेंगे ताकि हम उसको कंट्रोल में ला सकें। उसका सेकंड देखेंगे तो मिसलेनियस है। मिसलेनियस में बहुत सारे आइटम आ जाते हैं जिसमें एजुकेशन आ गया, ठीक है, हेल्थ केयर आ गया, पर्सनल केयर आ गए, कम्युनिकेशन आ गए, ट्रांसपोर्टेशन है। जो ओवरऑल जो सर्विस सेक्टर्स है, जिसमें हम एजुकेशन को भी सर्विस में ले सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इज सर्विस, कम्युनिकेशन इज सर्विस, ठीक है, पर्सनल केयर वाले वो सर्विस प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो ये सब मिसलेनियस है, उसका सेकंड हाईएस्ट वेटेज है। और उसके बाद में हम देखेंगे थर्ड हाउसिंग। जो जो घर के लिए रिक्वायरमेंट है, हाउस की रिक्वायरमेंट है, फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट है, उनको हम देखें उसका वेटेज 10.07% है। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट है। रेंट आ जाएगा कि हाउस होल्ड से कितना रेंट बढ़ रहा है, वो जो पीरियड किसी प्रॉपर्टी का रेंट लास्ट ईयर कंपेरिजन कितना बढ़ा है अभी। फ्यूल देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, वाटर देखते हैं, ठीक है। और इसमें जो रिपेयर है, मेंटेनेंस है। इसमें फ्यूल को आप इसमें यहाँ से हटा के फ्यूल एंड लाइट में ले सकते हो। फ्यूल यहाँ पे जैसा कि बताया गया है हाउसिंग में, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है उसको यहाँ पे फ्यूल लिया था, तो इसको हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं, उसको हम इसमें कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। बाकी इलेक्ट्रिसिटी है, हाउस होल्ड कंजम्पशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वाटर का होता है, तो वो सब हाउसिंग में आते हैं, तो उसका वेटेज थर्ड हाईएस्ट है। देन इसके बाद हमारा आता है फ्यूल एंड लाइट का, जो हम फ्यूल का पेट्रोल डीजल या कोल, या उसके बाद में हम लाइट का देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसका वेटेज 6.84% है सीपीआई के अंदर। इसमें मैंने जैसे बताया आपको, पेट्रोल डीजल, कुकिंग गैस, एलपीजी हुआ जो हम हाउस होल्ड में यूज करते हैं। देन लाइटिंग फ्यूल्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होता है, ये इसके अंदर आ जाएंगे। देन लास्ट कंपोनेंट है जिसको सब सेकेंड लास्ट ही मान लीजिए कि लास्ट हमारे टेबेको था, सेकेंड लास्ट हमारे पास क्लोथिंग एंड फुटवेयर है। तो इसमें तो आप देखेंगे
इस वाले में आता है आपको क्लोथिंग आइटम्स आते हैं, शर्ट्स आते हैं, ट्राउजर्स आते हैं, ड्रेसेस आती है, फुटवेयर आते हैं, सैंडल्स आती है, शूज आते हैं। तो ये सब इसमें आते हैं। अब मैं इसमें आपको बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको वेटेज वाइज याद कर लीजिए कि हाईएस्ट वेटेज किसका है। जो प्रीलिम्स में ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाईएस्ट वेटेज हमारा फूड एंड बेवरेजेस का है। सेकंड हाईएस्ट हमारा मिसलेनियस है, जो मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, मिसलेनियस ऐसा ऐसा कुछ आने से रहा। हाईएस्ट पूछ सकता है कि हाईएस्ट कौन सा है या इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ सकता है। और उसके बाद में हम देखेंगे तो हमारा थर्ड जो आ रहा है वो हाउसिंग है, और फोर्थ हमारा फ्यूल एंड लाइटिंग है। आप टॉप थ्री याद कर सकते हैं, टॉप थ्री और बॉटम में कौन सा है, ये आप वेटेज वाइज याद कर लीजिए। ये आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं कि किस पैरामीटर कितना वेटेज है। इन्फ्लेशन को जब आप क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे तो आपके लिए ये हैंडी रहेगा। नाउ हम अब डब्ल्यू की बात करते हैं। पीपीआई वाइज डब्ल्यू की बात करते हैं। ये हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल मार्केट में प्राइस कैसे वेरी कर रही है। देखो कमोडिटी कैसे होती है, एक तो प्रोड्यूसर लेवल पे होती है, जैसे ही प्रोडक्शन होता है अब प्रोड्यूसर लेवल पे प्राइस राइज किस हो रहा है उसको हमने पीपीआई बोला था, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। जो हमने इससे पहले देखा था पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स होता है, वो हम इंडिया में हम यूज नहीं करते, जो डेवलप कंट्री है उसको यूज करती है। देन इसके बाद आता है डब्ल्यूपीआई, जैसे प्रोड्यूस हुआ उसको होलसेल मार्केट में गया, वो होलसेल मार्केट में उसकी प्राइस कैसे वेरी कर रही है। उसकी प्राइस डिमांड के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है, सप्लाई की शॉर्टेज या एक्सेस की वजह से वेरी कर सकती है। जो मैंने अब लास्ट लेक्चर में आपको समझाया कि सप्लाई और डिमांड की वजह से प्राइस किस तरह से वेरी करता है। जो मैंने डिमांड और सप्लाई का कर्व समझाया था, जो हमने लास्ट लेक्चर में, जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने इसको स्टडी किया था कि जो डिमांड कर्व है वो किस तरह से वेरी करता है। अगर प्राइस बढ़ेगी, हम इस तरफ हम डिमांड देखते हैं, इधर प्राइस देखते हैं, अगर प्राइस राइज करती है और डिमांड घटती है, ये हमारा डिमांड कर्व था। और हमारे अगर सप्लाई और प्राइस का हम कर्व देखते हैं, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे सप्लाई बढ़ती है, तो इस तरह से कर्व होता है। तो इसको हम लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस किया, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि सप्लाई की वजह से या डिमांड की वजह से होलसेल मार्केट में किस तरह से प्राइस वेरी कर रहा है, तो वो हम डब्ल्यूपीआई इंडेक्स होता है। और ये जो डब्ल्यूपीआई आ रहा है कि हम इससे पता चल जाता है कौन सी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, उसका इफेक्ट रिटेल मार्केट में आ सकता है। हो सकता है रिटेल मार्केट में पहले से ही लाइक उसके गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सेस सप्लाई हो चुकी हो, तो होलसेल में इंडेक्स में अगर शॉर्टेज आ रही है, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में उसकी शॉर्टफॉल हमें रिटेल मार्केट में भी दिखे। तो यहाँ पे जो तीन कंपोनेंट लेते हैं हम, तीन में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स है, प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज जैसे मैंने बताया 22% है। ठीक है, इसका सेकंड हाईएस्ट वेटेज है। इसमें मैंने जैसे बताया आपको फूड आर्टिकल्स है, जो वोलेटाइल्स होते हैं, जिसमें हम सीरियल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मिनरल्स आ जाते हैं और नॉन फूड फूड आइटम्स आ जाते हैं। तो ये सब हम प्राइमरी आर्टिकल्स में लेते हैं, जो डे टू डे के हमारे यूज के लिए होता है। क्लोथ्स हुआ, ठीक है, क्लोथ्स हुआ है, हमारे फुटवेयर हुआ। ठीक है, ये हमने जो उसमें लिया है, हाउसिंग लिया, जो असेंशियल्स है, जो हमारे लिए असेंशियल है, हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, फूड आइटम, देन फुटवेयर एंड क्लोथ्स, देन मकान जो हमारा हाउस है। तो इनको हम देखते हैं प्राइमरी आर्टिकल्स में देखेंगे। देन सेकंड कंपोनेंट है हमारा जो, वो फ्यूल एंड पावर। जो फ्यूल एंड पावर पहले भी था, जिसमें देखेंगे तो फ्यूल एंड पावर यहाँ पे भी हमें देखने को मिला था। इधर हम देखेंगे वेटेज 13% है। इसमें आपका कोल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, पावर पॉइंट पावर थर्मल प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे कोल कैसे कंज्यूम हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, पेट्रोल डीजल, ये सब इसमें आ जाते हैं। और जो थर्ड हमारा है इसके अंदर, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही, प्रोडक्शन हो रहा है एक्चुअली, तो इसका वेटेज हाईएस्ट है। तो इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख लीजिए कि हमारा हाईएस्ट जो फर्स्ट नंबर पे आता है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं। देन सेकंड पे हमारा प्राइमरी गुड्स आते हैं, और थर्ड पे हमारा फ्यूल एंड पावर आता है। इस ऑर्डर में आप इसको याद कर लीजिए। मैन्युफैक्चर गुड्स के अंदर क्या आते हैं, मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स ले रहे हैं हम, थर्ड कंपोनेंट है, उसमें टेक्सटाइल आ जाएगा। ठीक है, मेटल्स आ जाएंगे, केमिकल्स आ जाएंगे, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो सब इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मैन्युफैक्चर गुड्स, हम बिस्किट का पैकेट ले रहे हैं, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर डेयरी प्रोडक्शन है, ये सब इसके अंदर कंपोनेंट आ जाएंगे। तो हम देखेंगे जो सीपीआई है
वो डिस्क्रीट है, काफी डिटेल के अंदर हर एक कंपोनेंट को लिया हुआ है, इसमें डिटेल में लिया हुआ है हर एक कंपोनेंट को। तो हम कंपोनेंट वाइज इसको स्टडी कर सकते हैं। और आप आगे देखेंगे, आप इसमें फूड एंड बेवरेज इसको भी है 10 कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है, 10 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। तो हम पर्टिकुलर एक एक सेक्टर को स्टडी कर सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर में आया, मिल्क वाले में आया है इन्फ्लेशन ज्यादा, या फिर सीरियल में आया है, या फिर वेजिटेबल्स में आया है, या फ्रूट्स में आया है। तो अलग अलग 10 अलग अलग उसमें हमने बास्केट में डिवाइड किया हुआ है, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह से होलिस्टिक व्यू दे रहा है सीपीआई। डब्ल्यूपीआई होलसेल मार्केट पे है, तो इसलिए वहाँ पे जो बंडल है, जो बास्केट ऑफ कमोडिटी है, वो भी बड़ा बड़ा लिया हुआ है, बड़े बड़े बास्केट ऑफ कमोडिटी लिए हुए हैं। या प्राइमरी आर्टिकल में बहुत सारे आइटम ले लिए एक साथ ही, ठीक है, उसको स्टडी कर लिया। मैन्युफैक्चर गुड्स है जो 64% वेटेज रखता है, उसमें हमने बहुत सारे जितने भी मैन्युफैक्चर हो रहा है इकोनॉमी में, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हमने एक साथ ले लिया। तो इस तरह से मेरे को लगता है कि आपको दोनों कंपोनेंट ही क्लियर हो गए होंगे। वापस मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको क्या याद करना है। इसमें आपको वेटेज बाई टॉप 3 और बॉटम को देखना है कि आपको अगर सीपीआई के अंदर देखेंगे तो फर्स्ट जो हाईएस्ट वेटेज है वो फूड आइटम्स को दे रखा है, सेकंड है वो मिसलेनियस है, और थर्ड है वो हाउसिंग है, और लास्ट देखेंगे, जो लास्ट है वो हमारा टोबैको है। ऐसे हम डब्ल्यूपीआई में देखेंगे तो डब्ल्यूपीआई में टॉप 3 में तीनों तीनों याद करने हैं। हाईएस्ट वेटेज हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स है का है, सेकंड हम देखेंगे प्राइमरी आर्टिकल्स का है, और थर्ड हम देखेंगे फ्यूल एंड पावर सेक्टर का है। तो इस तरह से हम इसको स्टडी करना है। नाउ नेक्स्ट इज वेरियस टाइप ऑफ सीपीआई एंड की पॉइंट्स। सीपीआई किस तरह से होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सीपीआई हम देखते हैं, सीपीआई जो हम हेडलाइन इन्फ्लेशन देखते हैं वो सीपीआई कंबाइंड होता है। वो होता है सीपीआई, सीपीआई हम अर्बन को देखते हैं प्लस सीपीआई रूरल, इन दोनों को ऐड करते हैं तो सीपीआई कंबाइंड बनता है। तो ये जो कंबाइंड वाला बना है हमारे पास, ये हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। इसके अकॉर्डिंग आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है। इसके अलावा भी सीपीआई के और भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे हम देखते हैं डब्ल्यूपीआई, सीपीआई आईडब्ल्यू। आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए है, इंडस्ट्री में किस तरह से वर्कर्स के जो वेजेस है वो बढ़ रहे हैं उसको हम देखते हैं। तो इसमें हम मेजरमेंट करते हैं कि इन्फ्लेशन इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में देखते हैं, जो इंडस्ट्रियल लेबर है उसमें किस देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे बेस ईयर हमारा 2001 है, ठीक है। ये लेबर मिनिस्ट्री इशू करती है, रिलीज करती है, लेबर मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है। इसमें वेजेस को नेगोशिएट करते हैं वर्कर्स, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या कितने वेजेस में राइज हुआ है, कितना वेज बढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारा जो डीए होता है, डियरेंस अलाउंस होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनमें डीए गवर्नमेंट देती है, या फिर जो पेंशनर्स होते हैं उनमें रिलीफ अलाउंस जो होता है, ठीक है, उसको डिसाइड करने के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू का यूज किया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हम स्टडी करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी होती है, उसमें हमारा कंपोनेंट होते हैं कि बेसिक सैलरी डिसाइड करती है गवर्नमेंट, बेसिक सैलरी क्या होगी, ठीक है। उसके ऊपर डीए होता है, डीए अगर मान लो बेसिक सैलरी 100 रुपीज है और डीए हमारा 10% है अभी, तो डीए यहाँ पे 10% हो जाएगा, तो टोटल इनकम आएगी वो हमारा 110 आ जाएगा। तो जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, उसको कैटर करने के लिए गवर्नमेंट डीए देती है, डियरेंस अलाउंस। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे जो सीपीआई है, आईडब्ल्यू है, सीपीआई आईडब्ल्यू बढ़ता है, वैसे वैसे डीए बढ़ता है। तो ये डीए भी क्वार्टरली रिवाइज होता है कि सपोज फर्स्ट क्वार्टर का हम देखेंगे कि जनवरी के अंदर देखेंगे, फिर अप्रैल में देखेंगे, अप्रैल में राइज होगा, देन उसके बाद हम देखेंगे अक्टूबर में, इसमें अप्रैल के बाद में हम देखेंगे जून के अंदर, जुलाई के अंदर, देन लास्ट अक्टूबर के मंथ में। तो ये हर क्वार्टर के फर्स्ट मंथ के अंदर डीए रिवाइज होता है अकॉर्डिंग टू सीपीआई आईडब्ल्यू। देन नेक्स्ट इज सीपीआई एएल, जो है हमारा एग्रीकल्चर लेबर होती है उसके लिए। इसमें भी 200 ऑड कमोडिटीज होती है, या बास्केट ऑफ कमोडिटी होती है, जिसको हम कंसिडर करते हैं। मोस्टली ये रूरल सेक्टर के अकॉर्डिंग होती है। रूरल मार्केट में जिनकी डिमांड रहती है, वही हम गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं, जो लगभग 200 के आसपास होती है। उसका बेस ईयर 1986 है। बेस ईयर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि बेस ईयर क्या होता है।
बेस ये होता है जिसके प्राइस को हम यूज करते हैं करंट सिनारियो में, कि उसको कंपेयर करके हम आज के सिनारियो में देखते हैं कि जो करंट प्राइस है उसको हम कंपेरिजन करते हैं कांस्टेंट प्राइस से बेस ईयर की। उससे हम देखते हैं कितना उसमें प्राइस राइज हुआ है। ठीक है, तो इसको रिलीज करता है लेबर ब्यूरो। ठीक है, ऊपर जो हमने देखा है IW, उसको भी लेबर ब्यूरो रिलीज करता है, और CPI AL को भी लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। और जो CPI RL है वो मोरलेस सेम है CPI AL के बराबर, जो रूरल लेबर है, तो उसके लगभग बराबर ही है। और इसमें भी 200 प्लस और कमोडिटीज होती है, जिसको मतलब दोनों की बास्केट ऑफ कमोडिटी सेम ही है। और इससे बास्केट ऑफ कमोडिटी सेम है तो लगभग उनका सेम ही आएगा, उनका बेस ईयर भी सेम है तो लगभग सेम ही आता है इसका आउटपुट। बस इनके जो सर्वे है जिनसे डेटा कलेक्शन हो वो अलग अलग डिफरेंट हो सकता है। सब कुछ राजस्थान में है। देखो, एक और कॉन्सेप्ट देखिए कि दो चीजें होती है। जैसे हम देखते हैं कि सर्वे, अगर हम देखेंगे अगर जैसे कि अभी डिस्कशन में चल रहा है, अभी डिस्कशन में काफी चल रहा है कि सेंसेक्स होता है एक तो। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंसेक्स करती है, सेंसेक्स करती है और सर्वे करती है। ठीक है, तो सेंसेक्स में हम देखते हैं तो हम एक एक हाउस होल्ड में जाते हैं, एक एक मेंबर का स्टडी करते हैं कि उनके क्या क्या, उनका डाटा कलेक्ट करते हैं। सर्वे में हम एक सैंपल लेते हैं। जैसे हमने राजस्थान की बात की, अगर हम राजस्थान में देखते हैं तो हम जयपुर में जाएंगे, जयपुर में हम एक सिलेक्टेड एरिया में देख लेंगे। ऐसे फिर जयपुर के पास पास के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में गए, सपोज बीकानेर में गए, वहाँ पे भी एक मार्केट का ले लिया, एक सैंपल ले लिया, जहाँ पे वेराइटी पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक साथ कैप्चर कर सके। सैंपल भी डिसाइड करता है NSO किस हिसाब से, कि जैसे कि हम उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर सके, वो उस हिसाब से वो सैंपल लेता है। वहां से कुछ लोगों का डाटा कलेक्ट करता है और उसको पॉपुलेट करके देखता है कि फुल इकोनॉमी में कैसे होगा वो। सपोज इकोनॉमी में 1000 लोग हैं, अभी 1000 लोग हैं, ठीक है, और हमने सैंपल लिया 100 लोगों का। 100 लोगों के हिसाब से हमारे पास आया, सपोज अनएम्प्लॉयमेंट आया 7%। मतलब 100 में से 7 लोग अनएम्प्लॉयड है, तो हम इधर देखेंगे 1000 में देखेंगे तो 70 लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। तो हमने इसको पॉपुलेट कर लिया कि 100 में 7 है तो 1000 में 70 ही होंगे। तो इसमें हमने एक एक 1000 लोगों को स्टडी नहीं किया, 1000 लोगों से पूछा नहीं कि आपका रोजगार है या नहीं। हमने 100 लोगों से पूछा, 100 लोगों से हमारे पास आउटकम आया, इकोनॉमी में 7% अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हमने जज कर लिया कि 1000 लोगों में लगभग 70 के आसपास होंगे। 70 थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ये सर्वे होता है। तो इसी हिसाब से जो CPI AL है और CPI RL है, इसमें हम एक सैंपल ले लेते हैं। सैंपल दोनों में अलग अलग हो सकता है, कि अलग अलग विलेज को ले सकते हैं वो, और लेकिन बास्केट का मोटिविटी सेम है, दोनों का बेस ही सेम है, तो मोरलेस ये सेम आता है। तो इसको भी रिलीज करने वाली एजेंसी लेबर ब्यूरो है। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें हमारे पास जो आ रहा है, जो रिलीजिंग एजेंसी है वो लेबर ब्यूरो है। दोनों में लेबर ब्यूरो करता है। इसमें हम देखेंगे तो जो रूरल लेबर है उनके वेजेस डिसाइड करने के लिए इसको यूज करता है। जो MG नरेगा है, ठीक है, MG नरेगा जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, उसके अंदर हम देखते हैं उसके वेजेज है। ठीक है, उसके वेजेज है वो डिसाइड होते हैं CPI RL से। ठीक है, वहां पे इसका यूज है। देन नेक्स्ट ही CPI अर्बन है। CPI अर्बन क्या होता है कि जो अर्बन मार्केट में होता है, जो अर्बन मार्केट में किस तरह से हो रहा है, अर्बन हाउस होल्ड में किस तरह से कंजम्पशन हो रहा है, उनकी प्राइस वाइज क्यों हो रहा है, उसको हमने बताया था कि NSO रिलीज करता है। जो CPI IU है वो NSO रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस। पहले ये NSSO हुआ करता था, जो CSO के साथ मर्ज होके NSO बन गया है। ठीक है, पहले ये दो अलग अलग एजेंसी होती थी, NSSO एंड CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। इन दोनों को मर्ज करके NSO बना दिया गया है। तो NSO इसको रिलीज करता है। ये पॉलिसी फ्रेम के लिए यूज होता है, कि पॉलिसी कैसे RBI फ्रेम करेगी, उसके लिए यूज होता है। लास्ट ही CPI UNE तो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, इनमें कितना हो रहा है अर्बन सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो मैनुअल वर्क कर रहे हैं उसका इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ रहा है, उनके वेजेस कैसे बढ़ रहे हैं। वैसे इसको डिसकंटिन्यू कर दिया, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, इसको यूज जो है तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, अर्बन मार्केट में जो मैनुअल लेबर है, मैनुअल एम्प्लॉई है, उनके वेजेस में किस तरह से वेरिएशन आ रहा है, कितना उनके वेजेस में राइज आ रहा है, तो उसको हम इसमें देखते हैं।
तो मेरे हिसाब से जो 4 या 5 प्रकार के जो सीपीआई है वो आपको क्लियर हो गया होगा, इसको कहाँ यूज करते हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू को हम जो इंडस्ट्रियल वर्कर है या सेंट्रल एम्प्लॉई है उनके डीए और आरए को रिवाइज करने के लिए यूज करते हैं। सीपीआई आरएल है, उसको हम नरेगा वेजेस के लिए या रूरल लेबर्स के जो वेजेस है उनको जो हाइक है डीए है उनको कैटर करने के लिए यूज करते हैं। अर्बन वाला हम जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने में करता है। और लास्ट वाला तो कोई यूज में नहीं है अभी, जब से सीपीआई अर्बन आया उसके बाद से ये इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, तो कोई यूज नहीं है। पहले ये अर्बन मार्केट का करता था, अब सीपीआई अर्बन अलग से आ गया है, तो इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है। नाउ इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, सीपीआई से आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, वो होता क्या है। तो देखो 2015 के अंदर उर्जित पटेल कमेटी थी, ठीक है। उर्जित पटेल कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दी। उर्जित पटेल कमेटी जो थी उसने अपनी रिकमेंडेशन दी जिसमें मॉनेटरी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस आरबीआई, इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया कि हमें जो कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, उससे पहले भी आरबीआई कर रही थी, लेकिन इसमें एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया कि आरबीआई को जो इन्फ्लेशन है वो टारगेट करना है कि इन्फ्लेशन 4% से ऊपर ना जाए, मतलब 4% को टारगेट करना है, 4% के आसपास को रखना है। प्लस उसमें उन्होंने थोड़ा लिवरेज दिया कि 4% प्लस -2% हो सकता है। कि अब इसमें हम रेंज देखते हैं, तो 4 - 2 2% पे 4 + 2 6%। तो आरबीआई जो इन्फ्लेशन है उसको 2% से 6% की जो स्लैब है उसके बीच में कंट्रोल करने का आरबीआई का मेन लाइक रोल है इसके अंदर। तो ये आरबीआई को इंश्योर करना है कि ये इस वाले बैंड के अंदर रहना चाहिए। देखो यहाँ पे इकोनॉमी में क्या होता है कि ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन, ये बहुत बड़ी टसल चलती है। क्या ग्रोथ होगी और डिमांड बढ़ेगी। डिमांड है इसलिए ग्रोथ आ रही है, मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ डिमांड बढ़ेगी वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रहे हैं। इतना वो इकोनॉमी में प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा, तो उसकी प्राइस राइज करने लगेगा। प्राइस राइज करेगा तो हमने जो सप्लाई कर देखा है, जैसे जैसे प्राइस राइज करता है वैसे वैसे सप्लाई बढ़ती है। जो प्रोडक्शन यूनिट्स है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने स्टार्ट कर देगी, जो मार्केट में एक्सेसिव डिमांड है जिसको बीट नहीं कर पा रहे, इस वजह से प्राइस बढ़ रही है, और बढ़ी हुई प्राइस का फायदा उठाने के लिए फैक्ट्री ओनर्स अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई रहती है, डिमांड बढ़ती है तो मार्केट में ग्रोथ आ रही है, तो ग्रोथ आ रही है तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है। और एक इन्फ्लेशन जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन एक सर्टेन लिमिट तक अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो अगर कंट्रोल से बाहर आ जाता है तो वो इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी की पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि हमने जिम्बाब्वे का केस देखा, हमने वेनेजुएला का केस देखा, हाइपर इन्फ्लेशन की कंडीशन आ गई थी। तो हम जो चाहते हैं वो हम स्वीपिंग इन्फ्लेशन या क्रिपिंग इन्फ्लेशन चाहते हैं। तो हमने फर्स्ट टाइम पे डिस्कस किया था क्रिपिंग, रैंकता हुआ कि अपना 2 से 6% तक ही चले वो। आप डेवलप कंट्रीज में देखोगे तो 1-2% तक ही इन्फ्लेशन रहता है, बहुत स्टेबल रहता है वहाँ पे। डेवलपिंग कंट्री की बात करेंगे तो 2 से 6% इज गुड नंबर। इसमें डिमांड भी बढ़ रही है, डिमांड को कैटर करने के लिए प्रोडक्शन अपना लेवल बढ़ाना स्टार्ट कर रहा है। अगर सपोज यही इन्फ्लेशन आज की डेट में 10% हो जाता है, 10% इन्फ्लेशन होने का मतलब क्या है, जो इन्फ्लेशन वो 10% है, 10% इन्फ्लेशन का मतलब है हाई डिमांड है, डिमांड बहुत बढ़ी हुई है तभी वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा है। उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे जो प्रोडक्शन यूनिट है। प्राइस राइज कब होगा कि डिमांड बढ़ी हुई है लेकिन उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी प्राइस बढ़ गई है। अब क्या होगा कि जो आम जनता है, जो कॉमन पीपल है, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, कमोडिटी को बढ़ी हुई प्राइस को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो ये उनके लिए ड्रॉबैक हो जाता है। तो इसलिए कोई भी गवर्नमेंट चाहती है कि इन्फ्लेशन एक सर्टेन लिमिट तक रहे, सर्टेन लिमिट में रहे, मतलब थोड़ी डिमांड रहे बनी रहे, उस डिमांड को मीटअप करने के लिए प्रोडक्शन सेक्टर कंटिन्यूस वर्क करता रहे। जैसे ही हमारा इन्फ्लेशन 4% बढ़ा, उस 4% बढ़ी हुई डिमांड को कैटर करने के लिए प्रोडक्शन अपना 4% बढ़ाए, फिर अगले साल वापस 4% बढ़ जाए तो प्रोडक्शन यूनिट अपना प्रोडक्शन फिर 4% बढ़ाए या 5% बढ़ाए, मतलब उस इन्फ्लेशन के आसपास बढ़ाए। एक्सेस सप्लाई भी नहीं करेगा कोई भी प्रोडक्शन यूनिट, तो एक्सेस सप्लाई करते ही मार्केट क्रैश होगा, प्राइस वापस डाउनफॉल में जाएगी। तो वो
मार्केट इक्विलिब्रियम के साथ ही चलता रहे। और मार्केट इक्विलिब्रियम आप जानते हो, गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उसमें कोई रोल नहीं है, तो ऑटोमेटिक मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है। तो इस सेंस में हम देखते हैं कि आरबीआई को जो टारगेट दिया गया है वो 2% 6% दिया गया है। अब जो हमने ये बात की मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, इसमें क्या होता है? इसमें देखो 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें 3 मेंबर होंगे आरबीआई के, 3 मेंबर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए हुए। तो 3 यहाँ के आरबीआई होंगे, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए होंगे। आरबीआई वाले में हम देखें तो गवर्नर होगा आरबीआई का। ठीक है, और बाकी 2 मेंबर और होंगे आरबीआई के। गवर्नर जो गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है उसमें 3 इकोनॉमिस्ट को अपॉइंट करती है। उसमें हो सकता है किसी आईआईएम का प्रोफेसर हो, या लास्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी उसके अंदर आरबीआई आईआईएम अहमदाबाद के तो एक प्रोफेसर थे जो इकोनॉमिस्ट थे, वो थे। या फिर इकोनॉमी की एक फंडामेंटल नॉलेज रखने वाला है, जो इंडियन इकोनॉमी की उसकी बेसिक नॉलेज रखने वाला, प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाला है, ऐसा हो सकता है, प्रोमिनेंट पर्सन हो। तो इस तरह से 3 इकोनॉमिस्ट को गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, 3 आरबीआई के होते हैं। ये 6 लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन 6% या 6% के आसपास चल रहा है, नियर द 6% है, तो 6% को क्रॉस करके 7 भी जा सकता है, और आरबीआई का टारगेट है 6% के अंदर रखना है। ठीक है, तो इस केस में वो क्या करेंगे कि अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को ऐसे करेंगे। लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मार्केट में एक्सेसिव डिमांड है और एक्सेसिव मनी सप्लाई है। डिमांड तभी होगी जबकि मार्केट में लोगों का पैसा होगा, बिना पैसे की डिमांड हो ही नहीं सकती। तो मार्केट में पैसा लोगों का कहाँ से है? कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इजी है, लाइक हम इजी लोन दे रहे हैं, इजी कार लोन दे रहे हैं, इजी होम लोन दे रहे हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा कार अफोर्ड कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हाउसेज को अफोर्ड कर पा रहे हैं। इसलिए मार्केट में कार की डिमांड बढ़ी हुई है, घर की डिमांड बढ़ी हुई है। अगर वही हमें लग रहा है कि इतनी डिमांड बढ़ने की वजह से यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गया और इस इन्फ्लेशन को कम करना है, तो आरबीआई क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को आरबीआई बढ़ा देता है ताकि लोन महंगे हो जाएंगे। लोन महंगे होंगे, ऑटोमेटिक वो कार की डिमांड कम कर देंगे। जब कार लोन महंगा हो जाएगा तो कोई कार लोन लेने नहीं जाएगा, बहुत कम लोग कार लोन अफोर्ड कर पाएंगे। अभी 6% पे कार लोन मिल रहा है, अगर 20% हो जाती कार लोन की रेट, तो बहुत से लोग यहाँ से क्राउडिंग आउट हो जाएगा उन लोगों का, कि वहां से निकल लेंगे, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम उसके डिमांड को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे ही वहाँ मार्केट में लिक्विडिटी कम की, लिक्विडिटी कम कैसे की, जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया, लोन कॉस्टली कर दिए। लोन कॉस्टली कर तो मार्केट में पैसा कम आ रहा है लोगों को, जो इजी लोन मिल रहे थे वो मिल ही नहीं रहे। तो आरबीआई उसके हिसाब से मनी सप्लाई कम कर देता है। मनी सप्लाई कम करेगा तो ऑटोमेटिक मार्केट में डिमांड कम होगी। और यहाँ पे देखेंगे आरबीआई ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर नहीं ले सकता, जो सडन डिमांड गिरती है, तो सडन डिमांड गिरती है, डिमांड इतनी गिर जाती है कि जो उसके हिसाब से प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो इन्फ्लेशन 2% से भी कम चला जाएगा, तो मार्केट में डिमांड ही खत्म हो जाएगी। कार बनी हुई है, 10 कार बनी हुई है, लेकिन सडन पहले वो डिमांड 20 की थी, 10 कार बनी हुई थी, इसलिए प्राइस राइज हो रहा था, इन्फ्लेशन हो रहा था। अब 10 कार तो बनी हुई है, लेकिन लोन महंगे हो गए, क्योंकि जो 20 लोग डिमांड कर रहे थे उसमें 5 लोग ही डिमांड कर पा रहे हैं, वो 5 लोग ही लोन को अफोर्ड कर पा रहे हैं, 15 लोग चले गए अपने घर पे। तो इस तरह से जो 10 कार की डिमांड केवल 5 लोग ही कर रहे हैं, तो इस हिसाब से जो प्राइस है वो डाउन होना स्टार्ट कर देगी। हो सकता है कि जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे भी नीचे चली जाए, क्योंकि वो उस एसिड को होल्ड करके नहीं रख सकते, उसमें इन्वेस्टमेंट है, तो उसको कम प्राइस में भी निकालना पड़ सकता है। तो वो हो सकता है कि हम देखेंगे आगे जाके वो डिफ्लेक्शन की कंडीशन आ जाती है, कि नेगेटिव में जा रहा है, वो रेट नेगेटिव में जा रही है, प्राइस राइज नेगेटिव में जा रहा है, वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरह से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जो इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, तो 6 मेंबर होते हैं, इसमें दोनों की तरफ से वोटिंग करते हैं किस रेट पे होना है। कोई भी डिसीजन ले रहा है उसमें 6 के 6 मेंबर वोट के डालते हैं। अगर सपोज ये टाई हो जाता है, 3:3 हो जाता है, 3 लोग फेवर में है, 3 लोग फेवर में, 3 लोग अपोजिशन में है, तो उस केस में जो आरबीआई का गवर्नर है उसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। ठीक है, उसका कास्टिंग वोट की पावर होती है कि वो एक लास्ट में कास्टिंग वोट डालता है, कि वो फेवर में डाल सकता है और अपोजिशन में डाल सकता है। अगर उसने फेवर में डाला है तो ये यहाँ पे +1 हो जाएगा और 4 लोग हो जाएंगे उसके फेवर में, तो ये फेवर वाला जो है मेजोरिटी वो विन कर जाएगी और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। तो इस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर डिसीजन लिया जाता है।
तो हम इनको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। एक तो अडॉप्शन ईयर है, ये कब अडॉप्ट किया गया, तो हम देखते हैं तो 2016 के अंदर इसको हमने अडॉप्ट किया। 15 में उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद हमने 16 में आरबीआई को अडॉप्ट किया। बोलते हम कहते हैं कि आरबीआई उसको मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, ठीक है, जिसमें आरबीआई के मेंबर होते हैं। इसलिए इनडायरेक्टली आरबीआई ही बना रही है पॉलिसी। इसमें हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करते हैं। तो मैंने बताया आपको 4% इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है, टारगेट हमारा 4% का रहता है। 4% इज डिसेंट ग्रोथ, डिसेंट ग्रोथ इन डिमांड। और यहाँ पे हम देखेंगे तो +-2 का लेवरेज दिया गया है आरबीआई को, या आप इस बैंड के अंदर रख सकते हैं, फिर स्ट्रिक्टली 4% मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। तो +-2 का गवर्नमेंट ने इनको लेवरेज दिया हुआ है। और ये टारगेट है जो 4% को आरबीआई रिवाइज करती है गवर्नमेंट, ठीक है, हर 4-5 साल के अंदर रिवाइज करती है। तो अभी जैसे उन्होंने वापस कंटिन्यू किया है, तो लास्ट इन्होंने गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को रिवाइज किया था, उसमें वापस 4% का ही टारगेट दिया है, +-2 के लिवरेज के साथ में। तो टारगेटिंग पीरियड दिया है, शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में जैसे ही है। और देखो ये कमेटी है, ये लाइक इनको साल के अंदर 4 बार सेटिंग तो करनी है मिनिमम, जिसमें इनको डिसीजन लेना मॉनेटरी पॉलिसी का। तो ये शॉर्ट टर्म जो भी हमारे आ रहा है बीच बीच में, उसको हम देखते हैं। देन मॉनेटरी पॉलिसी जो अब पॉलिसी फ्रेमवर्क होता है, उसको हम देखते हैं। तो टारगेट करते हैं कि किस हिसाब से कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, किस हिसाब से इन्फ्लेशन रहेगा, उसको टारगेट करते हैं। इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए ग्रोथ को डिसाइड किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मैंने आपको डिस्कस किया, 6 मेंबर होता है, जो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, 6 मेंबर होता है। और इसमें जो आरबीआई का गवर्नर है, उसके बाद कास्टिंग वोट की पावर होती है, ठीक है, कास्टिंग वोट की पावर होती है। तो 6 लोग हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंटेड होते हैं। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं। और ये जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, जो बैंक्स जिस रेट से आरबीआई से बोरो करते हैं। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी बैंक या तो पब्लिक से पैसा लेता है सेविंग के फॉर्म में, फिक्स एफडी के फॉर्म में ले लिया, आरडी के फॉर्म में ले लिया, सेविंग अकाउंट पे ले लिया, तो वो पैसा लेता है। लेकिन बैंक अपनी जो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स है, उसको मैचअप करने के लिए आरबीआई से लोन लेता है ओवरनाइट के लिए। उसको हम रेपो रेट कहते हैं, कि आरबीआई से वो सस्ते लोन ले लेता है। अब इसमें भी टारगेटेड रेपो होता है, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। टारगेटेड रेपो होता है कि एक आरबीआई सर्टेन टारगेटेड मार्केट के लिए लोन देती है रेपो रेट से। लाइक उसको अगर इकोनॉमिक सेक्टर लाइक हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बढ़ाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनियों में फंडिंग के लिए लोन देने के लिए वो बैंक्स को कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर रेपो रेट से लोन देती है। तो टारगेटेड मार्केट के लिए उसको टारगेटेड रेपो रेट बोलते हैं। तो वो हम आगे देखेंगे जब हम आरबीआई के बारे में डिस्कस करेंगे, कैपिटल मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीआई का रूल में बताया कि आरबीआई के मेंबर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट क्या रहेगी, रिवर्स रेपो रेट क्या रहेगी, ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे रहेगा। ये हम सब आगे डिस्कस करेंगे, ये बस अभी टर्म्स देख लीजिए। रेपो रेट मैंने बता दिया कि आरबीआई से जिस रेट पे बैंक्स लोन लेते हैं वो रेपो रेट होता है। और बैंक अपना सरप्लस आरबीआई में जिस रेट से डिपॉजिट करते हैं, अगर मान लो बैंक का सरप्लस है और लोन नहीं देना चाह रहे हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी आई है कि उनको लग रहा है कि वो जो उनके लोन है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, ठीक है, बर्बाद हो जाएंगे वो लोन। तो वो चाहते, वो उस सिनारियो के अंदर, जैसे कोविड का टाइम था, उसमें वो लोन देना बंद कर दिया, तो उनका जो एक्सेस पैसा पड़ा था उन्होंने आरबीआई में उसको जमा करा दिया। तो पहले आरबीआई उसके ऊपर रेपो रेट से जो भी है उसके उसको इंटरेस्ट रेट देता है, मतलब इंटरेस्ट देता है बैंक को। सपोज रेपो रेट 4% चल रहा है, तो जो रिवर्स रेपो रेट होगा वो कम होगा, 3.25 होगा। तो मतलब आरबीआई चार्ज 4% से करेगा, लेकिन बैंक अगर आरबीआई को पैसा देते हैं तो वो कम इंटरेस्ट रेट से आरबीआई उसको इंटरेस्ट देगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन देखेंगे हम, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करेंगे, कि ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करता है या सेल आउट करता है, उस हिसाब से लिक्विडिटी को मैनेज करता है। वो आगे हम डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल है कैपिटल मार्केट है, कैसे लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। अभी तक के लेक्चर से एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो मार्केट में डिमांड बढ़ी हुई है, डिमांड बढ़ी हुई है, सप्लाई शॉक, सप्लाई कम हो रही है, तो इस वजह से इन्फ्लेशन हुआ है। और अगर मार्केट डिमांड बढ़ी हुई है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है,
तो उसके लिए हमें मार्केट से लिक्विडिटी, जो एक्सेस पैसा मार्केट में घूम रहा है, उसको हमें बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने के लिए मेजर क्या है? इंटरेस्ट रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ठीक है, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इस इन सब टूल्स में CRR है, जो केस रिजर्व रेशियो होता है, SLR होता है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, इन सबको रिवाइज करके RBI मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को सकआउट करती है। और अगर मान लो इन्फ्लेशन कंट्रोल में और ग्रोथ चाहिए, ये कोविड के टाइम तक ग्रोथ थी नहीं बिल्कुल, GDP नेगेटिव चलेगी, तो ग्रोथ चाहिए उस टाइम पे RBI इन्फ्यूज करता है मनी। गवर्नमेंट तो इन्फ्यूज करेगी अपनी जो बजट के फॉर्म में, अपने फिजिकल पॉलिसी है उनकी, उसके फॉर्म में, वो प्रोजेक्ट के फॉर्म में अपना स्पेंडिंग बढ़ाएगी। साथ में RBI अपने लोन्स को इजी कर देगा, मार्केट में कैपिटल इन्फ्यूज करेगा, ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा हो, ताकि मार्केट में डिमांड बढ़ सके। जैसे डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन यूनिट अपना प्रोडक्शन बढ़ाना स्टार्ट कर दी, प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर ज्यादा से ज्यादा वर्कर को हायर करेंगे। वर्कर्स को जैसे ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उनको वेजेस, सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो मार्केट में जाके वो गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेंगे। तो वो वर्चुअल साइकिल बनने लग जाएगा, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको इन सब में कोई भी डाउट हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर लीजिए, उसमें इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, ये सब इंटरलिंक है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे रिव्यू एंड असेसमेंट। तो ये रिव्यू करते हैं इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग वो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करते हैं RBI कि क्या रहनी है। हर 2 महीने में डिसाइड करते हैं किस तरह से करना है। उसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, कि हम इसमें हम देखेंगे तो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो हमने आगे डिस्कस किया था। हेडलाइन इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, इसको 2 से 6% के बीच में रखना है, इससे ज्यादा टारगेट करते हैं। साथ में ग्रोथ का भी उनका प्रोस्पेक्ट रहता है कि ग्रोथ हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जा रहे हैं और ग्रोथ ही हैम्पर हो जाएगी, तो जो मेन मोटिव है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो तो लाइक खत्म ही हो जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा डुअल रोल है, डुअल चैलेंज है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी देख रहे हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में भी कर रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। डिटेल में मैंने आपको बताया, हर चीज को लिंक करके बताया, डिमांड से लेकर डिमांड से लेकर इन्फ्लेशन से लेकर लिक्विडिटी से लेकर, ठीक है, मार्केट में किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा, कैसे टारगेट किया जाएगा, क्या क्या टूल्स है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, CRR है, SLR है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, किससे RBI उसको कंट्रोल करेगा। एडवाइजर वाला है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन ज्यादा से ज्यादा करे, ठीक है, CRR SLR को ज्यादा टच ना करे, केवल ओपन मार्केट ऑपरेशन और रेपो रेट को रिवाइज करके मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल में किया जाए। तो उसको हम आगे में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट थिंग, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का क्या इफेक्ट आएगा? तो मैंने बताया कि एक सर्टेन लिमिट तक इन्फ्लेशन अच्छा है। अगर हम 2 से 4% की, 2 से 6% की बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, तो ये अच्छा है, हेल्दी इन्फ्लेशन है। ये बता रहे डिमांड बढ़ी हुई है तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो अपने आप GDP ग्रोथ होती रहेगी, और साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो हम एक शिफ्ट की जगह 2 शिफ्ट में चलाएंगे, 4 वर्कर की जगह 8 वर्कर को हायर करेंगे, उनको वेजेस देंगे, सैलरी देंगे, उनको पैसा मिलेगा तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेगी वापस। तो ये हेल्दी है। लेकिन यही हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, 50% हो रहा है, ठीक है, उसको जो सप्लाई साइड है वो मैच ही नहीं कर पा रही है, जो सप्लाई साइड है वो मैच ही नहीं कर पा रही है। तो बढ़े जा रही है, बढ़ी जा रही है, प्राइस बढ़ जाए, कंट्रोल अनकंट्रोलेबल हो गई गवर्नमेंट के लिए। अब इस कंडीशन में क्या करेगी गवर्नमेंट? अपनी करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट कर दी, गवर्नमेंट को भी लोन चुकाना है, महंगे लोन हो गए। तो ये सब हार्मफुल होता है इकोनॉमी में। तो इन्फ्लेशन का फायदा क्या है? एक परचेजिंग पावर है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या आ रहा है कि जब परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे है, एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। परचेजिंग पावर कैसे कम होती है? जैसे अभी मान लो कि मेरे पास 100 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए से मैं मार्केट में गुड्स एंड सर्विस की डिमांड कर रहा हूँ, ठीक है। 100 रुपए में मेरे को एक चॉकलेट मिल रही है। अभी मार्केट में इन्फ्लेशन होगी, इसके रेट अभी प्राइस 100 रुपए है। अभी अगले नेक्स्ट ईयर में भी मेरे पास 100 रुपए है, मेरी सैलरी 100 रुपए थी, 100 रुपए मेरे पास नेक्स्ट ईयर भी रहेंगे। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट ईयर में इन्फ्लेशन मेरे को 10% दिख गया, इस वजह से चॉकलेट 100 रुपए की थी, अब वो चॉकलेट 110 रुपए की मिल रही है मार्केट में। तो मैं इस चॉकलेट को अफोर्ड ही कर पाऊंगा। 100 रुपए में मुझे हो सकता है कि मेरे को इतनी चॉकलेट मिल पाए, इतनी चॉकलेट मैं अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, इतनी चॉकलेट मिल पा रही है। तो मेरी परचेजिंग पावर है, पहले मेरी परचेजिंग पावर पूरी थी 100%, यहाँ पे हम देखेंगे लगभग 90% के आसपास मेरी परचेजिंग पावर आ गई है।
तो मेरे जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो गई है, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। सेकंड हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में देखते हैं, तो अगर हम देखते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को हम सेम रखते हैं। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है 4% पे, और 2% इन्फ्लेशन है, 2% इन्फ्लेशन हो गया, और फिर अगर बैंक उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता नहीं है, तो मेरे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट में मेरे पास 2% ही आएगी। ठीक है, तो मेरे यहाँ जो बोरोइंग कॉस्ट है वो घट जाती है। तो ये बोरोवर के लिए इन्फ्लेशन अच्छा है, और जो लेंडर है उसके लिए इन्फ्लेशन नुकसानदेह है, खराब है, उसके लिए बेकार है। क्योंकि अगर उसके लिए उसको इंटरेस्ट पहले 4% मिल रहा था, वो उसके लिए अब इफेक्टिव 2% ही हो गया इंटरेस्ट, उसको 2% रिटर्न मिल रहा है, 2% उसका इन्फ्लेशन खा गया है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए की बोरोइंग है, पहले उसको 4 रुपए मिल रहे थे, तो अभी भी उसको 4 रुपए मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर भी 4 रुपए ही मिलेंगे इंटरेस्ट के फॉर्म में। बट पहले वो 4 रुपए से मान लो 4 रुपए का सामान खरीद पा रहा था। अब इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि 4 रुपए से वो अब 2% इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो अब 2 रुपए का सामान खरीद पा रहा है वो। तो उसके एक तरफ जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है कि परचेजिंग पावर कम हो जाती है उसकी, तो इस हिसाब से हम देखेंगे उसका नेट अर्निंग है, जो रियल अर्निंग है वो 2 रुपए ही बची है। क्योंकि वो पहले 4 रुपए में सामान खरीद पा रहा था, अब वो 2 रुपए में ही ले पा रहा है, मतलब। ठीक है, समझ गए ना? तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो परचेजिंग पावर उसकी कम हो गई है। तो इसकी जो रियल रिटर्न है वो 2% हो गया 4% से, ड्यू टू 2% ऑफ इन्फ्लेशन। तो ऐसे में मतलब बोरोवर के लिए फायदेमंद है अगर फिक्स इंटरेस्ट रेट है, फिक्स इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, तो उस केस में बोरोवर के लिए फायदा है, क्योंकि इन्फ्लेशन उसकी बोरोइंग कॉस्ट को कम कर देता है, और जो लेंडर है उसके नुकसान है, उसकी जो रियल रिटर्न है उसका कम हो जाता है। सेविंग का मैंने बताया आपको। सेविंग का सेम वही है, इंटरेस्ट रेट जो है वो उसको हम देखेंगे तो रियल जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो जाती है। अगर सेविंग अकाउंट में रखोगे 4% मिल रहा था, और अगर उसमें 2% इन्फ्लेशन है तो 2% ही रिटर्न मिलेगा। तो उसका जो सेविंग अर्निंग है वो कम हो जाती है। अगर सेविंग वाले के लिए, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसके लिए कम हो जाएगी। और जो कैपिटल कॉस्ट है, जो बोरोइंग कर रहा है, ठीक है, जो लोन ले रहा है, उसके लिए वो अच्छा रहता है, क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट को रिड्यूस कर देगा। तो जो बोरोवर है उसके लिए फायदेमंद है, जो लेंडर है उसके लिए नुकसान है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखेंगे हम कैसे, कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वेजेस बढ़ रहे हैं। मान लो अगर इन्फ्लेशन है तो सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, सैलरी बढ़ाएंगे तो वेजेस बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, ओवरऑल हमारा जो फाइनल गुड है उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो एक तरह से वो स्पाइरल की फॉर्म में जाता है, जो फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा है, वेज प्राइस स्पाइरल बनता है। कि जैसे इन्फ्लेशन हो रहा है तो हायर वेज की डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वर्कर्स है वो हाई वेजेस की डिमांड करेंगे। जैसे ही फैक्ट्री ओनर ने वेज बढ़ाया यहाँ से, तो वैसे की वैसे मार्केट में वो कॉस्ट को आगे बढ़ा देगा। जब 100 रुपए का गुड प्रोड्यूस कर रहा था, वेज बढ़ा दिया, तो उसको 110 में मार्केट में बेचना पड़ेगा। प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है ना वो। तो जैसे उसने वेज बढ़ाया, तो वैसे उसने मार्केट प्राइस बढ़ा दी गुड्स की। जैसे मार्केट बढ़ाई बढ़ाई वैसे वर्कर से वापस अपना जो सैलरी राइज की बात करने लगी, मार्केट में इन्फ्लेशन और बढ़ गया। तो ये एक स्पाइरल के फॉर्म में बढ़ता रहता है, जिसको हम वेज प्राइस स्पाइरल बोलते हैं। अनसर्टेनिटी रहती है कि मार्केट में जब प्राइस इतनी वोलेटाइल हो रही तो अनसर्टेनिटी रहेगी। इंटरनेशनल ट्रेड का मैंने जैसे बताया, जो एक्सपोर्ट्स है, यहाँ पे हम लास्ट वाले पॉइंट में देखेंगे तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस देखेंगे, तो एक्सपोर्ट्स है वो हमारे लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। गुड्स एंड सर्विस हमारी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि वो महंगे हो जाएंगे। अगर हम इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं, कि सपोज हमारे पास अभी एक्सचेंज रेट है वो $1 70 का आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम 70 रुपए का कोई बिस्किट का पैकेट बनाते हैं और डोमेस्टिक मार्केट में 70 रुपए का बेच रहे हैं, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो 70 रुपए इक्वल टू $1 है। तो $1 का हम बेच रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में $1 क्यों बेच पा रहे हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर है वो भी लगभग $1 के आसपास उस बिस्किट के पैकेट को बेच रहे हैं, इसलिए वो कम्पीट कर पा रहे हैं। अब सपोज यहाँ पे रॉ मटेरियल की या इन्फ्लेशन की वजह से इसकी प्राइस राइज हो जाता है, $80 का हो जाता है, और अभी एक्सचेंज रेट वही 70 है, मान लो फिक्स एक्सचेंज रेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ₹70 है। तो अगर ये इंडियन मार्केट में बेचेगा तो $80 का बेचेगा ये। इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो 80 की जगह इसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा, तो मान लो ये 1.2 के पर डॉलर के आसपास आएगी सपोज। अगर एक्सचेंज रेट 70 है तो $80 को कन्वर्ट करेंगे, लगभग 1.2 के आसपास आ रहा है, $1.2 आ रहा है।
तो ये महंगा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। तो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे यूएसए की मार्केट की बात करते हैं, यूएसए में पहले $1 में बिक रहा था बिस्किट का पैकेट, अब इंडियन कंपनी यूएसए मार्केट में बिस्किट भेजेगी तो $1.2 का भेजेगी। जबकि जो यूएस का प्रोड्यूसर है, यूएस का जो मैन्युफैक्चरर है, होम जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, वो उसको $1 में बेच रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो इंडिया में आया है, यूएस में थोड़ी आया है। तो वहां पे ये कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, तो कॉम्पिटिटिवनेस उसकी कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट देख लिया हमने। इन्वेस्टमेंट का हम ऊपर देख ही लिए। जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस चेंज होता रहता है कि वॉलेटाइल मार्केट है इन्फ्लेशन की वजह से, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही घट रही है, रेट भी मतलब सर्टेन नहीं है, तो उसका कॉन्फिडेंस भी जाता रहता है। तो इस तरह से हमने हर एक पॉइंट को डिटेल में डिस्कस किया। मेन पॉइंट है परचेसिंग पावर हमारी कम होती है। इंटरेस्ट रेट का जो मैं हमने डिस्कस किया कि जो बोरोवर है उसको फायदा होता है, लेंडर को नुकसान होता है। सेविंग में वही फंडा है, जो सेविंग कर रहा है, सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करा रहा है, एफडी में पैसा जमा करा रहा है, उसको नुकसान होता है। और जो लोन ले रहा है, बोरोवर है, इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, उसको फायदा हो रहा है। कुछ कुछ इन्फ्लेशन की हमने बात की, महंगाई बढ़ती है, एक स्पाइरल के फॉर्म में बढ़ती है, जो वेज प्राइस स्पाइरल हमने देखा। मेन पॉइंट है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, वो कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाती है कि डोमेस्टिक मार्केट में वो महंगा हो जाता है, तो वह कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे एक्सचेंज रेट भी बढ़ जाती है, किसी वजह से एक्सचेंज रेट भी 80 पे आ जाती है, तो वापस कॉम्पिटिटिवनेस हो जाता है। तो जब भी रुपी डेप्रिशिएट करता है, जो हम रुपी की बात करते हैं, जो हमारा इंडियन रुपया अगर वो डेप्रिशिएट करता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है ना, वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे मैं बताया 80 का हुआ तो 80 वापस वो $1 के कन्वर्ट हो जाएगा। 80 का बना रहे हैं और एक्सचेंज रेट भी 80 की हो गई, 80 की जैसे हुई है तो वो ₹1 में कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में। तो $1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो $1 का बिस्किट का पैकेट हम यूएस भेजेंगे और $1 के अंदर ही वहाँ के डोमेस्टिक सप्लायर सप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो इससे हम देखते हैं एक्सचेंज रेट बढ़ती है, एक्सचेंज बढ़ती है मतलब रुपये डेप्रिशिएट करता है, तो उस केस के अंदर हम देख सकते हैं हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। अब मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कौन कौन से मेजर पॉसिबल है। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की, उसको हमने डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगा अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है मार्केट में। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, सीपीआई बढ़ रहा है मार्केट में, तो मतलब डिमांड बढ़ी हुई है मार्केट में। डिमांड बढ़ी हुई है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी हाई है। लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई, जो मनी सप्लाई है वो हाई है मार्केट में। मनी सप्लाई हाई है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा आरबीआई, कि अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, लोन महंगे होंगे तो मार्केट में कम लोन लेंगे तो कम पैसा जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया। ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन हम आगे कैपिटल मार्केट में अच्छे से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे किस तरह से होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक्सप्लेन करूंगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कैसे सेल आउट किया जाता है, कैसे परचेज किया जाता है, कौन से प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, वो सब हम स्टडी करेंगे। उसका जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको मॉडिफाई कर देता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट को अगर आप सब लेमन भाषा में समझना चाहे, तो हो सकता है कि जैसे हम कोलेटरल रखते हैं कि होम लोन लेने गए तो हम अपने घर को गिरवी रखते हैं, घर की प्रॉपर्टी जो कागज है वहां देते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट बढ़ा देता है कि घर के मतलब 80 लाख की प्रॉपर्टी है, तो उसके बेसिस पे वो लोन देगा। मान लो इसका 80% के ऊपर ही लोन दे पा रहा है वो, तो ये लगभग 64 लाख का ही लोन देगा। तो अगर आरबीआई को लोन और कम करना है तो ये मार्जिन बढ़ा देगा। ठीक है, कि अगर इसको हमने 70% बोल दिया कि 80 लाख की प्रॉपर्टी है, उसको 70% ही मार्जिन पकड़ेंगे, तो लोन और कम दे पाएंगे बैंक। इसलिए जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा देती है, तो उसके हिसाब से अपने आप ही लोन कम ले पाएंगे, लोन अमाउंट कम हो जाएगा, मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल हो जाएगी। इन सबको हम वापस डिटेल में देखेंगे किस तरह से ये मेजर लेते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, कैसे आरबीआई मेजर्स लेती है। फिर फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी मैंने आपको बताया जो बजट होता है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग करती है बजट के फॉर्म में, वो हमारा इसमें फिजिकल पॉलिसी आती है। अब बजट में क्या क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बताती है कहाँ का खर्चा करेंगे, तो अपनी स्पेंडिंग को कम करेंगे। गवर्नमेंट बताती है, टैक्सेशन बताती है कि इनकम टैक्स कितना होगा, कॉर्पोरेट टैक्स कितना होगा, तो यहाँ पे टैक्स बढ़ा देगी। जैसे टैक्स बढ़ाएगी लोगों का कम पैसा बचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये है किसी के पास, गवर्नमेंट 10% टैक्स लगाया है, लोगों के पास उसके बाद ₹90 बच रहे हैं खर्च करने के लिए,
यहीं अगर गवर्नमेंट इसको टैक्स बढ़ा के 20% कर देगी, तो 100 रुपए में 10 10 20 रुपए चले गए तो 80 रुपए बचेंगे लोगों के पास। तो अब 80 रुपए की सर्विसेज गुड्स की डिमांड करेंगे वो। तो इस तरह से मार्केट में जो कैश लिक्विडिटी बढ़ी हुई है उसको कम कर देती है टैक्स बढ़ा के। या फिर अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो वेलफेयर स्कीम में एक्सपेंडिचर कर रही है, पीएम किसान के फॉर्म में, वेलफेयर स्कीम के फॉर्म में वो किसानों को दे रही है गवर्नमेंट 6,000 रुपए, ठीक है, पर ईयर 6,000 रुपीज दे रही है। अगर उसको बंद कर देगी तो किसान को ये 6,000 रुपए जाएंगे नहीं, नहीं जाएंगे, तो मार्केट में उस 6,000 रुपए को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर वगैरह होंगे तो उसको बंद कर देती है। देन सप्लाई साइड पॉलिसी, ये तो हमने देखा, डिमांड साइड के फैक्टर्स देखे कि जो डिमांड बढ़ी हुई है तो डिमांड जो लिक्विडिटी की वजह से बढ़ी हुई है, डिमांड साइड के मेजर्स हमने यहाँ पे देखे। अब सप्लाई साइड की देख लेते हैं कि डिमांड लगभग वही है, कॉन्स्टेंट ही है, 100 गुड्स की डिमांड है, लेकिन सप्लाई कम हो गई। सप्लाई पहले 100 कर पा रहे थे, अब 90 की कर पा रहे हैं। किस वजह से? कि मान लो आगे से जो रॉ मटेरियल वो आ ही नहीं पा रहा, हम रॉ मटेरियल चाइना से इम्पोर्ट करते थे, वो चाइना ने वहाँ बैन कर दिया, किसी वजह से हो सकता है। तो उन इश्यू को हम टैकल करेंगे, तो इसमें हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, जो सप्लाई कम हुई उसको सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट में चलाने की कोशिश करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। सपोज एक फैक्ट्री से नहीं चल पा रहा है काम, या हम उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे जितनी डिमांड बढ़ी हुई है, तो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ मतलब डिमांड बढ़ी हुई है। डिमांड बढ़ी हुई है तो उसको हम एक फैक्ट्री से पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए हम दूसरी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। तो हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, नई फैक्ट्री लगाएंगे, उनको नया रोजगार देंगे लोगों को। या प्रमोटिंग कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को प्रमोट करेंगे। अभी मोनोपोली हो रखी है मार्केट में, ठीक है, हम देखेंगे मोनोपोली हो रही है, या तो एक ही कंपनी सप्लाई है तो उसने प्राइस बढ़ा रखी है। अभी मार्केट में केवल एक ही कंपनी है, तो उसकी वजह से वो जो प्राइस डिसाइड कर रही है वही उसको पे करना पड़ेगा, तो उसकी प्राइस ओवर द पीरियड बढ़ती जा रही है। यहीं पे अगर हम 3 कंपनी खड़ी कर देते हैं सेम फील्ड के अंदर, तो तीनों कंपनी मार्केट में कंपटीशन करेगी। कंपटीशन करेगी तो हम मार्केट ऑटोमेटिक जो प्राइस डिस्कवर करेगा कि उसकी ट्रू प्राइस क्या है, तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। देन वेजेस एंड प्राइस कंट्रोल, कि वेज कंट्रोल करेंगे कि एक्सेसिव अननेसेसरी वेज राइज ना हो, ठीक है, प्राइस कंट्रोल करेंगे कि जो अननेसेसरी प्राइस राइज हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे इनपुट्स में। सपोज हमारा कुछ प्राइस राइज में इशू है कि हम एफिशिएंट वे में नहीं कर पा रहे, हम महंगे प्रोक्योर कर पा रहे हैं, हम इफेक्टिव वे से टेंडरिंग नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमें महंगा रॉ मटेरियल मिल रहा है, इस वजह से हमारे जो फाइनल गुड है उसकी प्राइस बढ़ रही है। तो उसको हम देखेंगे कि हम प्राइस कंट्रोल मेजर क्या लेके, जिस वजह से हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो जाए, जिससे हमारा ओवरऑल जो फाइनल गुड्स की कॉस्ट है वो कम आ जाए। फिर नेक्स्ट एक्सचेंज रेट को देखेंगे, एक्सचेंज रेट पॉलिसी देखेंगे। हो सकता है कि मान लो एक्सचेंज रेट बढ़ जाती है, एक्सचेंज रेट अगर अभी सपोज 80 रुपए है और हम मार्केट वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो हम 1 डॉलर का सामान है इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। तो इसको मैं डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ आपको, क्लियर हो जाए। सपोज अपने पास हमें 1 डॉलर के क्रूड ऑयल, 1 डॉलर का क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमें अभी एक्सचेंज रेट 80 रुपए की है, तो हम 80 रुपए पे करने होंगे, ठीक है। अब एक्सचेंज रेट बढ़ के 90 रुपीज हो जाती है, तो अब 1 डॉलर का ही इंटरेस्ट मार्केट खरीद रहे हैं, लेकिन हमें 90 रुपीज का पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे एक्सचेंज रेट हमारा वेरी कर रहा है, इस वजह से हमें एक्सेसिव जो सप्लाई है, वो मनी सप्लाई है वो करनी पड़ रही है, हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, ज्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ रही है। हमें क्वांटिटी सेम ले रहे हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में हम 1 डॉलर का ले रहे हैं, 1 डॉलर का जो क्रूड ऑयल मिल रहा है क्वांटिटी सेम ही है, लेकिन हमारे एक्सचेंज रेट की वजह से हमें वो महंगा पड़ रहा है अभी। तो इसमें क्या करेगी, आरबीआई एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। वैसे इंडिया में मैनेज एक्सचेंज रेट है, मतलब फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी नहीं है, पैक्ड एक्सचेंज रेट है। हम एक बैंड के अंदर, उसके अंदर आरबीआई उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसको फिक्स नहीं करती। आरबीआई क्या करती है, देखो एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होती है, जो रुपी है और डॉलर है उनकी डिमांड सप्लाई पे करती है। अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, किसी वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, तो डॉलर अप्रिशिएट करेगा और रुपी डेप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, सब लोग डॉलर की डिमांड करने लग जाएंगे। मार्केट डॉलर लिमिटेड है, तो जैसे डॉलर की डिमांड करने लग जाएंगे तो डॉलर अप्रिशिएट करने लग जाएगा, रुपये डेप्रिशिएट करने लग जाएगा। तो डॉलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल है, कोई कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया है, मान लो फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो उसे डॉलर लेके आया, उसने आरबीआई में डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट किया, ठीक है, रुपीज में कन्वर्ट करके अपने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया उसने।
अब क्या करेगा, मान लो कंपनी से उसे रिटर्न मिल गया, अब वो अपना पैसा वापस लेके जा रहा है, तो वापस वो रुपीज पे लेगा, कंपनी से अपने शेयर बेचेगा, वापस आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है, आरबीआई के पास जाएगा और आरबीआई से वो रुपी को छोड़ेगा, यहाँ पे रुपीज को छोड़ेगा और डॉलर यहाँ से ले जाएगा। तो यार डॉलर जो आरबीआई है उस पर डॉलर की डिमांड बढ़ गई, इससे हम रिवर्स साइकिल में देख रहे हैं। तो रुपीज की सप्लाई बढ़ा रहे हैं, रुपीज को डंप कर रहे हैं यहाँ पे आरबीआई के पास में, और यहाँ से डॉलर लेके बाहर लेके जा रहे हैं। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई तो डॉलर अप्रिशिएट करेगा, रुपी की सप्लाई बढ़ गई है, रुपीज को डंप कर रहा है, तो रुपी यहाँ पे डेप्रिशिएट कर जाएगा। तो एक्सचेंज रेट जो पहले 80 रुपए की चल रही थी, अब वो घट के 90 रुपए हो जाएगी। रुपी डेप्रिशिएट कर गया। ठीक है, डॉलर अप्रिशिएट कर गया। इस वजह से हमारा, हम देखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन का भी रोल आता है, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हम जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट की वजह से हो रहा है, एक्सपोर्ट में हमें फायदा हो जाएगा। रुपये डेप्रिशिएट किया तो एक्सपोर्ट में हमें फायदा हो जाएगा, लेकिन इम्पोर्ट जो कर रहे हैं, हमारे 85% हम क्रूड इम्पोर्ट करते हैं। तो हमारे जो मेजर मेजर डिपेंडेंसी है, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व जाता है वो हमारे क्रूड ऑयल पे जाता है। वो हम 85% क्रूड, हमारे जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका 85% हम इम्पोर्ट करते हैं। इसलिए हम देखेंगे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है, रुपये डेप्रिशिएट करता है, रुपये डेप्रिशिएट करेगा तो हमारा फॉरेक्स भी कम होता है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉलर है उसको स्पेंड करना पड़ता है उसको क्रूड को खरीदने के लिए, ज़्यादा रुपये, क्योंकि एक्सचेंज रेट यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो वो मेजरमेंट है। नेक्स्ट देखेंगे हम होर्डिंग है, जो अगर जो लास्ट लेक्चर में बताया कि अगर हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी है, उसको भी कुछ सर्टेन सेक्टर के प्लेयर है वो होल्ड कर लेते हैं। 1000 हमारे पास क्वांटिटी है, 50 होल्ड कर लिया, मार्केट में 50 ही बच रही है, वहाँ 500 ही बच रही है, 500 होल्ड कर ली, 500 ही बच रही है, तो 500 मार्केट की जो डिमांड है वो सफिशियंट नहीं है मार्केट की डिमांड को कैटर करने के लिए। इस वजह से होल्डिंग की वजह से जो हो रहा है उसके लिए अगेंस्ट गवर्नमेंट मेजरमेंट लेती है, कि रेगुलेशन बनाती है कि इस लिमिट से ज़्यादा होल्डिंग नहीं कर सकते। जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में हम देखते हैं एक सर्टेन लिमिट डिसाइड करी हुई है कि पोटैटो, अनियन, ठीक है, या टोमेटो, इसकी होल्डिंग इस लिमिट से ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता है। तो वो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी डिसाइड करती है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर, स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाती है। जैसे हम देखेंगे स्ट्रेटजिक क्रूड रिजर्व है हमारे पास, जो हमारे पदूर के अंदर है, वहाँ पे हमने बनाया हुआ है। हमारे 3 स्ट्रेटजिक क्रूड रिजर्व है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट में हमारी डिपेंडेंसी हाई है। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो वोलेटाइल मार्केट की वजह से जो एक्सट्रीम प्राइस राइज हुआ है, वो सडन प्राइस राइज हुआ है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम कैटर करने के लिए अपने जो डोमेस्टिक हमारे स्टोरेज है उसको यूज करके हम उस शॉर्ट पीरियड के लिए हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाती है गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए मेजरमेंट लेती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कम हो, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाती है, कम्युनिकेशन क्लियर करती है, फिर रेगुलेशन फॉर्म करती है, मार्केट कैसे रेगुलेट करेगा, किस तरह कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक ही प्राइस, नेचुरल प्राइस जो डिस्कवरी होगी उससे इन्फ्लेशन कम हो सकता है। पब्लिक डेट मैनेजमेंट करेगी, पब्लिक डेट कम करेगी गवर्नमेंट अपना। तो गवर्नमेंट जो भी पब्लिक डेट लेती है, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके लोन लिया, पैसा उठाया, वो पैसा वो वेलफेयर स्कीम में एक्सपेंड करती है, तो वो मार्केट में आता है, मार्केट में आएगा तो वो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाएगा, लिक्विडिटी बढ़ाएगा तो वो ऑटोमेटिक मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो उस डेट रिडक्शन करेगी, डेट को कम करने की कोशिश करेगी। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग थोड़ा कम कर देगी, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कम कर देगी, डेट कंट्रोल करेगी और अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी। मेन यहाँ पे जो की पॉइंट है वो प्रोडक्शन है, जो बढ़ी हुई डिमांड है उसको मैचअप करने के लिए अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगी। तो इस तरह से हमने जो मेजरमेंट के देखे कि क्या क्या मेजरमेंट के हो सकते हैं कंट्रोल, तो ये हमने डिटेल में समझा कि इन्फ्लेशन से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है, कैसे अफेक्ट करती है, कितना हार्मफुल हो सकता है, कितना बेनिफिट हो सकता है इकोनॉमी को इन्फ्लेशन का, ये हमने डिटेल में देखा। और उसको कंट्रोल करने के मेजर्स देखे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी से, सप्लाई से, प्रोडक्शन से, सप्लाई साइड के इशू है, प्रोडक्शन के है, रेगुलेशन के इश्यूज है, एक्सचेंज रेट है उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जो होर्डिंग के मेजर है, एंटी होर्डिंग मेजर्स है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, उनको मॉडिफाई करेंगे। तो गवर्नमेंट वेरियस स्टेप करती है, सेंट्रल बैंक वेरियस स्टेप्स लेता है, ताकि इन्फ्लेशन जो 2% से 6% की स्लैब है उसके अंदर रहे, वो हेल्दी इन्फ्लेशन रेट है, वो दिखाती है मार्केट में हेल्दी डिमांड बढ़ी हुई है, जिसको मैचअप कराने के लिए प्रोडक्शन सेक्टर को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और प्रोडक्शन सडन नहीं बढ़ सकता है, इसलिए उस सर्टेन रेंज है 2 से 6% की जो इन्फ्लेशन है
उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन बढ़ सकता है। तो वो डेवलपिंग कंट्री के लिए आइडियल रेट है। डेवलप कंट्री के लिए वो 1 से 2% ही होता है। डेवलपिंग कंट्री में देखें 1 से 2% ही इन्फ्लेशन अच्छा है। ज़्यादा होता है तो वो उनके लिए कंसर्न की बात होती है। इंडियन इकोनॉमी में 7 से 8% से ऊपर जैसे इन्फ्लेशन आता है वो कंसर्न की बात होती है। लेस देन जो 6% है, लेस देन 6% है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो ये हमने सबने डिस्कस। तो इस लेक्चर में मैं सोचता हूँ यहाँ तक कि हम रखते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट है, जो रिमेनिंग जो हमने आगे देखा था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इनमें डिटेल डिस्कशन चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल क्लियर करने जरूरी है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि टॉपिक से कवर करें, एक एक जो टर्म है वो कैसे वर्क कर रही है वो मेरे को एक्सप्लेन करना है। कि इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है, उसको कैसे रोक सकते हैं, रोकने के लिए जो मेजर है वो कैसे वर्क करते हैं एक्चुअल में, वो हम देखेंगे। जैसे मैंने जो आपको बताया ये सब, वो एक्चुअल वर्क कैसे कर रहे हैं वो फील होना चाहिए। कि मार्केट में मनी सप्लाई कैसे कम हो रही है, कैसे बढ़ रही है। जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, या रेपो रेट है, रेपो रेट को रिवाइज कर रहा है, या रिवर्स रेट रेपो रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, ये कैसे यूज होता है, होता क्या है, कैसे यूज होता है, कैसे मार्केट से लिक्विडिटी सक आउट होती है, कैसे मार्केट में लिक्विडिटी इंफ्यूज करते हैं, गवर्नमेंट कैसे करती है, आरबीआई कैसे करती है, इनका इंटरलिंक क्या है सीपीआई से, ठीक है, सीपीआई से। तो ये सब हम लिंक करते हुए पढ़ेंगे तो ये इजी हो जाएगा, लॉन्ग टाइम के लिए हमें याद रहेगा, समझ में आ जाएगा। ये तो याद, केवल याद करना ही हमारा पर्पज भी है, इसको कॉन्सेप्ट को पढ़ समझना है। तो बाकी जो रिमेनिंग साइट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो थैंक